हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जो आपके एक सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके एमसीक्यू लेकर आए हैं। 30 क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू का मतलब है कि केवल एक क्वेश्चन को नहीं, इससे रिलेटेड आपको रिलेट करते हुए इसी से जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो इससे रिलेट करके आपके पूरे टॉपिक को देखना रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें पिछले क्वेश्चन जो पिछले बार के आपके सुपरवाइजर में आए थे उसको भी ऐड किया गया है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, जब आप पढ़े रहेंगे पुराना हमारा जो भी टॉपिक है उसी को ही पहले देखते हुए इसके बाद आप एमसीक्यू को बनाइएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसकी ये दिया है, ब्लैंक दिया है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है? पहला है भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, स्वस्थ हड्डियों के लिए, मजबूत दांतों के लिए और रक्त को रोकने के लिए। तो याद रखिएगा, आपके शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता, जो कैल्शियम है उसकी आवश्यकता होती है दांतों को मजबूत बनाने के लिए। समझ रहे हैं, दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होगी और ये कैल्शियम आपके शरीर में सर्वाधिक मात्रा में खनिज तत्व के रूप में पाया जाता है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा के रूप में आपके क्वेश्चन आए कि शरीर में खनिज पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलेगा आपको, तो कैल्शियम मिलेगा। याद रखें, जो कि आपके दांतों की मजबूती के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया जाए कि हड्डियों के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए क्या चाहिए, तो याद रखिएगा विटामिन डी चाहिए रहता है हड्डियों की मजबूती के लिए। और रक्त को रोकने के लिए तो आपको पता है, आपको रक्त को रोकने के लिए कौन सा चाहिए? विटामिन के। याद रखिएगा, विटामिन के यही रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। और भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए कैल्शियम याद रखना, सोडियम की भी जरूरत पड़ती है, आयोडीन जिसको आप Na बोलते हैं। अगर आप खाने में नमक ही नहीं डालेंगे तो भोजन स्वादिष्ट कैसे बनेगा? समझ रहे हैं, तो आप इसके लिए Na लिख सकते हैं, सोडियम। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कैल्शियम की आवश्यकता आपके शरीर में होती है दांतों को मजबूत करने के लिए। समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न में से किस पोषक तत्व में शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती? देखिए क्या बोल रहे हैं, शरीर को ऊर्जा किससे नहीं मिलती? तो मैं आपको बताया था पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका जो मुख्य पोषक तत्व के रूप में होता है और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में। मुख्य पोषक तत्व किसको बोलते हैं? ऐसे पोषक तत्व जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है उसको आप क्या बोलते हैं? मुख्य पोषक तत्व। और इसके अंतर्गत 3 आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड मतलब वसा। और सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं आपके, सबसे पहला आप बोल सकते हैं खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ के रूप में ले सकते हैं, विटामिन, जितने भी विटामिन है वो, और तीसरा आता है जल या पानी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मुख्य पोषक तत्व से आपके शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है और ये आपके शरीर के जैविक क्रियाओं को संतुलित करने का काम करती है। समझ रहे हैं, तो इससे आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती सूक्ष्म पोषक तत्व से, मतलब खनिज पदार्थ से, विटामिन से और पानी से आपके शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस पोषक तत्व से शरीर को ऊर्जा मिलती है? तो शरीर को ऊर्जा किससे मिल रही है? मुख्य पोषक तत्व। और मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत क्या है? याद रखिएगा, ये है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, लिपिड जिसको बोलते हैं। तो किससे नहीं मिलती बोल रहा है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और प्रोटीन से मिलती है और वसा से मिलती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? याद रखिएगा, विटामिन से आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, केवल जैविक क्रियाओं को संतुलित किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। मांसपेशियों के संचालन के लिए भोजन में किसकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? समझ रहे हैं, अगर आपके मांसपेशियों को अच्छे से संचालित करना है तो भोजन में किसकी मात्रा अच्छी से होनी चाहिए? तो भोजन में याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, लिख लीजिएगा, भोजन में आपके भोजन में कैल्शियम की मात्रा अच्छे से होनी चाहिए, तभी आपकी मांसपेशी अच्छे से संचालित होगी। याद रखिएगा, तो मांसपेशियों के संचालन के लिए आपके शरीर में किसमें क्या होनी चाहिए? याद रखिएगा, कैल्शियम। ये आयरन, ये आपका लौह तत्व क्या है? आयरन। यही क्या करता है? आपके खून में, आपके रक्त में
हीमोग्लोबिन के निर्माण करने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करने का काम कौन करता है? याद रखिएगा, आयरन या लौह तत्व। समझ रहे हैं? और यही हीमोग्लोबिन आपके शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को क्या करती है? प्रवाहित करती है, ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। समझ रहे हैं? अच्छे से समझिएगा। और इस आयोडीन की कमी से आपके शरीर में, मतलब आयोडीन की अगर कमी होगी आपके शरीर में, आयोडीन किस में पाया जाएगा? नमक में। तब व्यक्ति, बच्चा क्या हो जाता है? बौनापन का शिकार हो जाता है आयोडीन की कमी से। समझ रहे हैं? याद रखिएगा। तो मैं बात करूं मांसपेशियों के संचालन के लिए भोजन में किसकी अनिवार्यता जरूरी है? तो याद रखिएगा, कैल्शियम की अनिवार्यता जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है? ठीक, तो मैं आपको बता चुका हूं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। पहले विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ए, बी, सी, डी, और उसके बाद ई और के, इतने ही होते हैं, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें वसा जो है, तो ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो है वसा में घुलनशील है। और जल, जल को क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। तो वाटर या जल में घुलनशील क्या है? विटामिन बी और विटामिन सी। तो याद रखने का ट्रिक क्या है? डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाटर याद रखिएगा, WBC याद रखिएगा। RBC WBC पढ़ते हैं ना, तो W से वाटर और B से विटामिन बी और C से विटामिन सी। तो जल में घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो कौन सा घुलनशील है, किस पे बोल रहा है? जल में घुलनशील कौन सा है? तो याद बताइए कौन सा होगा? ए तो वसा में है, डी भी वसा में है, ई भी है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी। अगला देखते हैं। क्वाशियोरकोर, याद रखिए, ओरकोर एक्चुअल में ये नहीं है, इसको लिख लीजिएगा। क्वाशियोरकोर एक्चुअल में ये गलत प्रिंट हो गया है, ये है क्वाशियोरकोर। ठीक है, एक बीमारी है, एक रोग है, मैं आपको बता चुका हूं अपने क्लास में। क्वाशियोरकोर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वाशियोरकोर और मैरास्मस नामक जो बीमारी है वो आपके शरीर में किसकी कमी से होगा? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की कमी से आपके शरीर में क्वाशियोरकोर और मैरास्मस नामक बीमारी होती है। तो क्वाशियोरकोर आखिर है क्या? अब ये देखते हैं कि क्वाशियोरकोर आखिर है क्या। देखिएगा, तो क्वाशियोरकोर आपके पेट में तरल पदार्थ का जमाव कर देती है, पेट में तरल पदार्थ का जमाव करती है। याद रखिएगा, आपके पेट में तरल पदार्थ का जमाव कर देती है। और जब आपके पेट में कुछ चीज़ जमते जाएगा तो आपका पेट क्या हो जाएगा? फूलते जाएगा। तो याद रखिएगा, इससे पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, पेट इससे फूलना शुरू हो जा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये जो बीमारी है वो ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, क्वाशियोरकोर जो बीमारी है वो। दूसरा अगर हम देखेंगे मैरास्मस क्या है, तो देखिए मैरास्मस एक्चुअल, इसमें एक सेकेंड, मैरास्मस ये बीमारी ज़्यादातर शिशुओं को होती है। ये बीमारी ज़्यादातर किसको होगी? शिशुओं को होगी। याद रखिए, प्रोटीन की कमी से ज़्यादातर बीमारी, याद रखिएगा, शिशु वर्ग को ही होगा। ये क्वेश्चन पिछले बार भी आपका पूछा गया था, भले घुमा के पूछा गया था, अभी देखेंगे। तो मैरास्मस नामक बीमारी भी शिशुओं को ही होगा। इसमें क्या होता है? बच्चे का वजन अचानक कम होने लगता है। याद रखिएगा, शिशुओं का जो वजन है वो अचानक कम होने लगता है इस बीमारी में। कौन सी बीमारी के अंतर्गत? मैरास्मस के अंतर्गत। समझ रहे हैं? तो क्वाशियोरकोर, मैरास्मस, ये दो तो है। उसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं, याद रखिए, कैसेक्सिया, याद रखिएगा, ये भी एक बीमारी है जो आपके प्रोटीन के कमी से होता है। उसके अलावा फैटी लीवर भी है, एडिमा भी है, और इम्यून सिस्टम को, आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर देता है प्रोटीन की कमी से। अगर आप, मतलब प्रोटीन की कमी है आपके शरीर में, तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार की बीमारी है प्रोटीन की कमी से। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति समूह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कौन सा? देखिए, हम कई वर्ग देखते हैं। पहला शिशु, ठीक है, शिशु देखते हैं। उसके बाद देखते हैं शिशु जब बच्चे, तो भाई बच्चा 5 साल तक के शिशु आप बोल सकते हैं कि छोटे 1-2 साल तक के बच्चे, ठीक है, मतलब जन्म लेने के बाद के बच्चों का आप शिशु बोल सकते हैं। उसके बाद बच्चे होंगे, किशोर किशोरी बनेंगे वो, ठीक। उसके बाद वो क्या होंगे? प्रौढ़ होंगे, मतलब बालक बनेंगे, बालक के बाद किशोर बनेंगे, किशोर के बाद प्रौढ़ बनेंगे। ये सभी अवस्थाएं चलती रहती हैं। तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए
तो किस ये पांचों अवस्था में से कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें आपको बीमारी होने की अधिक संभावना है प्रोटीन की कमी से? तो अभी आपको बताया था, याद रखेगा, बीमारी होने का सबसे ज़्यादा चांस है प्रोटीन की कमी में, वो है शिशुओं को है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, शिशुओं को सबसे ज़्यादा बीमारी होने का खतरा है। और वो भी अगर शिशु 6 माह से 12 माह तक का अगर बच्चा है और अगर उसमें प्रोटीन की कमी है तो उसको और चांस है क्या? याद रखिए, प्रोटीन की कमी से जो भी बीमारी होगी है, जैसे आपको बताया था मैरास्मस बीमारी, तो इस प्रकार की बीमारी होने का खतरा 6 से 12 माह वाले बच्चे को ज़्यादा है। और अगर बच्चे मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया रहा, सॉरी शिशु अगर नहीं दिया रहा, तब आपको क्या मिलेंगे? बच्चे। तो आपको आंसर लगाना है। लेकिन इसमें क्या है, बच्चे भी दिया है, शिशु भी दिया है, किशोर और किशोरी और बच्चे एवं किशोरी। तो क्या आंसर आना चाहिए? आंसर है, याद रखिएगा, शिशु। अगर शिशु नहीं दिया रहता तब आपको लगाना था बच्चे। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, और इसी से रिलेटेड आपका पिछले बार क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। अगला है, यदि आप अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो क्या होगा? ठीक, कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा, मैं आपको बताया था क्या, पहला बताया था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा बताया था आपको प्रोटीन, दूसरा क्या था? प्रोटीन, और तीसरा क्या था? लिपिड, मतलब वसा। ये 3 चीज़ें मैं आपको बताया था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल क्या था? जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रोटी है, चावल है, और सभी आप लिख लीजिएगा, रोटी, चावल, बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, सभी की सभी किस्में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। जितनी मीठी चीज़ें वो कार्बोहाइड्रेट। आप ट्राई करके आप देख लीजिएगा, रोटी या चावल को आप 5 मिनट तक चबाइए, वो हल्का हल्का उसमें मिठास आ जाएगा, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। जो भी मीठी चीज़, जो याद रखिएगा, ऐसा जो भी पदार्थ या चीज़ जो खाने में मीठा है वो क्या कहला, किसके अंतर्गत आएगा? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत। प्रोटीन के अंतर्गत क्या आ जाएगा? याद रखिएगा, दाल है, सब्जी है, अंडा है, दाल, सब्जी, अंडा है, सब के सब किस में आ जाएगा? प्रोटीन। और लिपिड में क्या आ जाएगा? घी है, तेल है, डालडा है, जो भी ऐसी चीज़ें जो जल में अघुलनशील है, किसमें आ जाएगा? लिपिड में, मतलब वसा में आ जाएगा। अब आप बताइए, आप अपने शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या आप तेल, मान लीजिए आप दोपहर का खाना या रात का खाना खा रहे हैं आप, तो क्या आप तेल, 1 कटोरी तेल लेंगे या एक कटोरी दाल लेंगे? आप स्वाभाविक सी बात है, आप 1 कटोरी तेल तो या घी तो लेंगे नहीं, 1 चम्मच में तेल लेंगे, 1 चम्मच में तेल लेंगे, और 1 कटोरी क्या लेंगे? दाल लेंगे। और सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या लेंगे आप? सबसे ज़्यादा मात्रा में रोटी चावल लेंगे। तो आपके शरीर को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, समझ रहे हैं? उसके बाद प्रोटीन की ज़रूरत है, उसके बाद याद रखिएगा वसा की ज़रूरत है। वसा ज़्यादा मात्रा में लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जिससे हार्ट अटैक का खतरा आएगा, समझ रहे हैं? इसमें याद रखिए, ऊर्जा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है लिपिड में, 9.3 किलो कैलोरी होती है 1 ग्राम में, लेकिन हम इसका ज़्यादा सेवन नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। विटामिन ए, सॉरी ये अ हो गई, इसको ए कर लीजिए। विटामिन ए की कमी को पूरा करने वाले खाद्य पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए आपको बताया था। पहली बात याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन ए की कमी से रोग होता है, उसका नाम है रतौंधी। इसकी कमी से रतौंधी, जिसको आप नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, रात को दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, रतौंधी। तो अगर आप इसको विटामिन ए की कमी को दूर करना है तो इसके 2 प्रकार के आप सोर्स बोल सकते हैं। पहला है, याद रखिएगा, पहला आप बोल सकते हैं पादप से, मतलब आप पेड़ पौधों से ले सकते हैं, और दूसरा जंतुओं से ले सकते हैं। तो पेड़ पौधों से अगर आप लेंगे, जो भी आप बोल सकते हैं इसका सोर्स रहेगा, तो विटामिन ए आपको किससे मिलेगा? जितनी भी हरे रंग की पेड़ पौधे हैं वो सभी, जैसे पालक हो गया, मूली का जो भाजी है, मूली भाजी जो आप बोलते हैं, उससे हो गया, करेला, जितने भी आप हरी चीज़ें देखते हैं उसमें सब के सब क्या रहेंगे? याद रखिएगा, विटामिन ए रहेगा। और उसके अलावा जितने भी आप नारंगी रंग के देखते हैं, पीले रंग के देखते हैं, जैसे गाजर लाल के साथ साथ थोड़ा पीलापन में भी आता है, उसमें भी विटामिन ए होगा, याद रखिएगा। बीटा कैरोटीन जिसमें रहता है, उसमें आपके कहाँ? गाजर में। और जंतु के द्वारा क्या मिलेगा? इसके द्वारा मिलेगा, याद रखिएगा, दूध मिलता है इसी से। दूध से क्या बनता है? पनीर। और इसी से क्या मिलता है? दही। ये सब के सब किस में आ जाएंगे? याद रखिएगा, दूध हो गया, पनीर हो गया, ये सब के सब आ जाएंगे आपके विटामिन ए। तो क्वेश्चन क्या बोला? हरे रंग का एग्जाम्पल पालक भी है, तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? याद रखिएगा, पालक लेना पड़ेगा। और नींबू किसका उदाहरण है? याद रखिए, नींबू उदाहरण है विटामिन सी का। जो भी खट्टा पदार्थ है, संतरा हुआ, नींबू, आंवला हुआ, विटामिन सी का है,
ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब केला किसका है? विटामिन ए का, क्योंकि मीठा है तो याद रखिएगा मीठा है तो किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कमेंट करके बताइए कि आलू किसका उदाहरण है, आलू खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, आप कमेंट करके बताइए, या मिलता है कि नहीं ये भी बताइए। चलिए, निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैं आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था, मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कैल्शियम खनिज पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम है। ठीक, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व तो शरीर की जैविक क्रिया को संतुलित करता है? मैं जब भी बता रहा हूं उसके साथ साथ थोड़ा डिस्क्राइब भी कर रहा हूं। अभी डिस्क्राइब किया था, आपके शरीर को कि जो जैविक क्रियाओं को संतुलित करने वाला कौन है? वो है सूक्ष्म पोषक तत्व। और आपके शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन है? मुख्य पोषक तत्व। और शरीर को जो की जैविक क्रियाओं को जो संतुलित करता है वो है सूक्ष्म पोषक तत्व, और इसके अंतर्गत ही आता है आपका विटामिन आएगा, खनिज पदार्थ आएंगे, और उसके अलावा जल आएगा, याद रखिएगा इसी के अंतर्गत। समझ रहे हैं? तो आपकी शरीर की जैविक क्रिया मतलब जैसे आपके पैर में झुनझुनी भर जाए, आप जैसे पलक झपका रहे हैं, आप उठ रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब की सब क्या है? जैविक क्रियाओं को संतुलित कर रहा है। झुनझुनी भरा फिर से ठीक हो रहा है, वो क्या है? आपका एक प्रकार से संतुलित करने का काम कर रहे हैं आपकी क्रियाओं को, तो उसी को बोलते हैं अपन जैविक क्रियाओं को संतुलित करना। वो कौन करता है? याद रखिएगा, विटामिन करता है, और आपके खनिज पदार्थ करते हैं, और जल करता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अंडे में निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता। समझ रहे हैं? विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। विटामिन ए किस में मिलेगा आपको? विटामिन ए अभी बताया हूँ, ठीक, फिर से देख लीजिएगा विटामिन ए किस में मिलेगा। विटामिन सी आपको अभी तो विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ आप बोल सकते हैं उसमें विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, विटामिन बी आपको पता है, ये भी हरे रंग के जो भी है आप पेड़ पौधे जो भी सब्जी है, और सब्जी बोल सकते हैं आप, हाँ सब्जी बोल लीजिए, सब्जी के साथ साथ आपके हरे भरे जितने भी अंकुरित अनाज है, इस सब में क्या मिलता है? आपका विटामिन बी मिलेगा। समझ रहे? अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और आप बोल सकते हैं ई किसमें? इसी की कमी से, याद रखिएगा, ई की कमी से ही बांझपन रोग होता है, एक समस्या होती है, और इसका सबसे अच्छा बोल सकते हैं आहार के रूप में है, सोर्स के रूप में है विटामिन ई का अंकुरित अनाज। ठीक, तो अगर देखिए, तो अंडे में क्या नहीं पाया जाता? याद रखिएगा, विटामिन सी नहीं पाया जाता। चलिए अगला देखते हैं। शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत खनिज पदार्थ के रूप में पाया जाता है? मैं कल की क्लास में बता चुका हूं, आपके शरीर के कुल भार का 96% क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, याद रखना है, लिपिड है मतलब वसा है, पानी है, ये सब 96% है। बाकी 4% जो बचा है वो आपके शरीर का क्या है? खनिज पदार्थ। मतलब जो आप देखते हैं खनिज पदार्थ, कैल्शियम हुआ, सोडियम हुआ, आयरन है, ठीक है, जितने भी आप खनिज पदार्थ देखते हैं आपके शरीर में, ऐसा कहा जाता है कि मानव शरीर में औसतन 24 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसका एवरेज आपका वेट कितना है आपके शरीर के कुल भार का? लगभग 4% है। तो आंसर आ जाएगा इसका बी। ठीक, दूसरा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। गर्भवती महिला को निम्न में से किस विटामिन की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कौन से की आवश्यकता नहीं होती? देखिए याद रखिएगा, आप जब भी एक मान लीजिए गर्भवती महिला है, जब भी हॉस्पिटल जाएंगी तो उनको विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, इन सब चीज़ों का दवा दिया जाता है, आप देखिएगा। उसके अलावा उनको अंकुरित अनाज भी थोड़े मात्रा में खाने को बोला जाता है, ज़्यादा नहीं खाना रहता है, याद रखिएगा, अंकुरित अनाज, ठीक है, ये सब। और उनको टमाटर वमाटर ये सब खाना रहता है। लेकिन याद रखिएगा, गर्भवती महिला को विटामिन ए की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती। देखिए, आवश्यकता तो है लेकिन अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त कहने का मतलब, जैसे एक सामान्य महिला को एक दिन में 2100 कैलोरी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, कैलोरी चाहिए। अगर वो गर्भवती होती है तो 300 कैलोरी क्या हो जाता है? प्लस कर दो, मतलब 2400 कैलोरी चाहिए उसको प्रतिदिन। तो कहने का मतलब वो एक्स्ट्रा ले रही है ना, अतिरिक्त ले रही है ना 300 कैलोरी। वैसे अगर आप देखेंगे एक गर्भवती महिला को प्रोटीन जो है, याद रखिएगा, 25 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो गर्भवती महिला को और एक दूध पिलाने वाली महिला मतलब स्तनपान कराने वाली महिला को अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। लेकिन विटामिन ए की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। विटामिन ए जितना उसको मिलता था, जितना पहले उसके मतलब एक सामान्य महिला के शरीर में जितना विटामिन होगा उतने ही की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। स्तनपान कराने वाली महिला को निम्न में से
किस अतिरिक्त मतलब किसके अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती। अभी क्या पूछा था मैं, गर्भवती महिला, अब पूछा हूं मैं स्तनपान कराने वाली महिला। ठीक, तो नोट करके लिख ही लीजिए आप, गर्भवती महिला को और स्तनपान कराने वाली महिला को क्या क्या चीज की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, हमें लिख लीजिएगा, गर्भवती महिला को विटामिन ए की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, विटामिन ए की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। और स्तनपान कराने वाली महिला को आयरन, उसके शरीर में आयरन की, याद रखिएगा, अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या गर्भवती महिला को आयरन के लिए मतलब उस एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत है? हाँ है, याद रखिएगा। गर्भवती महिला को कितना है ये आप कमेंट करके बताइए, मैं अपनी पुरानी क्लास में बता चुका हूँ। लेकिन गर्भवती महिला को विटामिन ए की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, और स्तनपान कराने वाली महिला को भी एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लिख लीजिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में अधिक समय तक नहीं रुकता? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन शरीर में अधिक समय तक नहीं रुकता। मैं आपको बताया हूं कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? जल में घुलनशील है, ठीक, वो है, एक सेकेंड, जल में घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी, ये है। अब जल में घुलनशील है मतलब विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुल जाएगा, और जल में जब ये घुल जाता है तो यूरिन के माध्यम से, आपके शरीर में यूरिन के माध्यम से, वो आप एक दिन में कई बार वॉशरूम जा रहे हैं तो यूरिन के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जा रहा है, वो शरीर से बार बार कहाँ हो जा रहा है? बाहर हो जा रहा है। और जब ये शरीर से बार बार यूरिन के माध्यम से बाहर हो जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, विटामिन बी और विटामिन सी क्या आपके शरीर में ज़्यादा समय तक रुक रहा है? क्या नहीं, याद रखिएगा। और क्या ये ज़्यादा समय तक नहीं रुक रहा है मतलब फिर से आप लिए थे बी और सी लिए, फिर वो बाथरूम के मतलब यूरिन के माध्यम से फिर से बाहर चला गया, तो फिर से आपको विटामिन बी और विटामिन सी लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए विटामिन बी और विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है देखा जाए तो, और ये शरीर में आपके ज़्यादा समय तक नहीं रुकता। तो कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर बी होगा, याद रखिएगा, विटामिन सी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसमें का अगर मैं नहीं बताऊंगा तो देख लीजिएगा, कहीं का मैं अगर आंसर नहीं बताया हूँगा तो आप देख लीजिए। जैसे पुराने का स्तनपान कराने में से कौन सी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती, तो मैं आपको बता चुका हूँ, लौह तत्व की आवश्यकता नहीं होती। इससे पहले भी शायद, हाँ, सब में बता चुका हूँ अब। ठीक, अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। सुमिलित कीजिए बोल रहे हैं, कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? ठीक, तो पुरानी क्लास को देखिएगा, उसमें बता दूंगा, मतलब बताया हूँ। विटामिन ए की कमी से, याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोल रहे हैं, रात को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग होगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा? बेरी रोग। विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, याद रखिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से किस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा? याद रखना है, रिकेट्स होगा। कमेंट करके बताइए कि रिकेट्स क्या है। मैं आपको बता चुका हूँ रिकेट्स नामक बीमारी क्या है। ठीक, और विटामिन ई है, याद रखिएगा, इससे जनन क्षमता में क्या होती है, मतलब कमी होती है, बांझपन जिसको आप बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अब आप मिला लीजिए, पहले का क्या है, सॉरी, बी है, दूसरे का डी है, तीसरे का सी है, और चौथे का ए है, मतलब आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पोषक तत्व नहीं है? ठीक, अब जितना पोषक तत्व आपको मैं बताया हूँ, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, वसा है जिसको आप बोलते हैं, विटामिन्स है, खनिज पदार्थ है, उसके अलावा है आपका जल है, ये सब क्या है? एक हिसाब से देखा जाए तो पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट है, जल है, प्रोटीन है, क्या नहीं है? तो फाइबर नहीं है, याद रखिएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। केसिन प्रोटीन लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केसिन प्रोटीन एक्चुअल में कैसिन नहीं है, ये है केसिन। एक्चुअल में क्या है ये? केसिन प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में। अब यहाँ पर आपको समझना है कि कुछ चीज़ें लॉजिक से आपको लगाना पड़ेगा। जैसे केसिन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। केसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? दूध में है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है अगर क्वेश्चन है तो? केसिन प्रोटीन। अब समझिएगा, एक 0 से 6 माह तक का बच्चा अगर वो है तो उसका आहार क्या है? देखा जाए तो दूध ही तो है।
बच्चा 6 माह तक दूध ही तो पीता है, तो दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन। तो 6 माह तक के बच्चे में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? कौन सा प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन। और 6 माह बाद बच्चा आहार लेना शुरू कर देता है, मतलब खाना शुरू कर देता है कुछ कुछ धीरे धीरे। तो जो केसिन प्रोटीन है, मतलब दूध की कमी हो रही है, अब उसके शरीर में दूध अब कम ले रहा है, कुछ अन्य प्रकार के आहार ले रहा है, तो अब धीरे धीरे उसके शरीर में केसिन प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है। देखा जाए तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा केसिन प्रोटीन की मात्रा, जैसे जैसे दूध कम पिएगा वैसे वैसे केसिन प्रोटीन की मात्रा कम होती जाएगी। तो 0 से 6 माह तक सर्वाधिक मात्रा में दूध पी रहा है, इसीलिए उसमें सर्वाधिक 6 माह तक के बच्चों में क्या पाया जाएगा? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, चलिए, मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में किस पोषक तत्व को ग्रहण करता है? मनुष्य जो है सर्वाधिक मात्रा में किस पोषक तत्व को ग्रहण करता है? अभी बताया हूं मैं आपको, सर्वाधिक मात्रा में ग्रहण करता है कार्बोहाइड्रेट। अगर आपके थाली में रोटी चावल दाल है तो स्वाभाविक सी बात है सबसे मात्रा में आप ज़्यादा मात्रा में आप क्या लोगे? कार्बोहाइड्रेट लोगे, उसके बाद आप लोगे प्रोटीन लोगे, याद रखिएगा, उसके बाद सबसे कम मात्रा में आप लोगे लिपिड लोगे। ठीक, वैसा लोगे। अगला देखते हैं, शरीर को इंस्टेंट एनर्जी किससे प्राप्त होती है? तत्काल ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं बात करूं, जैसे क्वेश्चन एक बात की बात करते हैं, मान लीजिए किसी का लो बीपी है, तो लो बीपी वाली को हाई करने के लिए, तुरंत ऊर्जा देने के लिए उनको कहा जाता है चॉकलेट खाने के लिए, मीठा मतलब कॉफ़ी जो आकर चॉकलेट खाने के लिए, क्योंकि क्या होता है? मीठा होता है। ये क्या होता है? मीठा, समझिएगा। और मैं क्या बताऊँ, मीठा कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार से उदाहरण है। जितने भी मीठी चीज़ें हैं वो सब। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो हॉस्पिटल में उसको क्या लगाया जाता है? ग्लूकोज। क्या लगाते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कैसा रहता है? याद रखिए, तो मीठा ही रहता है ना ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है इसका पाचन, कहने का मतलब ग्लूकोज किसका उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ये मुख से ही शुरू हो जाए, मुख में ही हो जाता है। गुरु याद रखिएगा, ग्लूकोज या आपका कार्बोहाइड्रेट, इसका जो पाचन है ये मुख में हो जाता है। और जो भी चीज़ें अगर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, किसी की भी अगर बात करें, ये आपके शरीर को ऊर्जा तभी देगी जब उसका पाचन हो गया है। बिना पचे हुए आपके शरीर को ऊर्जा नहीं देती। इसीलिए तो कहा जाता है चबा चबा कर खाने के लिए। जितना ज़्यादा चबाओगे उतना ज़्यादा वो छोटे छोटे कण में टूटते जाएगा, और छोटे छोटे कण में टूटते जाएगा। तो इन्हीं छोटे चीज़ों को लेने के लिए सेल बैठा है, और इसी सेल से ही तो आपके शरीर की वृद्धि होती है कोशिकाओं से। और सेल का आकार भी तो इतना छोटा छोटा होता है, एकदम छोटा छोटा होता है सेल का आकार भी। तो छोटी चीज़ों को तो लेगा ना। इसीलिए याद रखिएगा, आप जल्दी जल्दी जैसे खाओगे, बिना चबाए खाओगे, तो पचाने में उतना ही नुकसान होगा, उतना ही धीरे धीरे पचेगा, और उतने ही आपको मतलब बहुत देर में आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। लेकिन ग्लूकोज का पाचन तो मुंह में शुरू हो गया है, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुंह में शुरू हो गया है। इसीलिए तत्काल, याद रखिएगा, तत्काल ऊर्जा के रूप में आपको क्या लगाया जाता है? ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। समझ रहे हैं? तो और ग्लूकोज किसका उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। तो याद रखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंस्टेंट एनर्जी के रूप में आपको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। समझ रहे हैं? क्या दिया जाएगा? याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तो क्या अब देखे होंगे, मान लीजिए आप मरीज के तौर पर अगर आप किसी भी मरीज को देखते होंगे हॉस्पिटल में, क्या ग्लूकोज के बजाय प्रोटीन खिला देते हैं? क्या उसको अंडा दे देंगे? क्या आप पनीर दे देंगे? लो पनीर, या 1 चम्मच घी दे देंगे? क्या लो घी पियो, तुरंत एनर्जी मिलेगी? ऐसा नहीं करते, उनको दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। समझ रहे हैं? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। टीबी रोग होता है। टीबी, इसी को क्या बोलते हैं हम? क्षय रोग बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? तपेदिक। याद रखिए, इसी को बोलते हैं तपेदिक। तो ये किससे होता है? याद रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताया था, याद रखिए, गोटी ने निम्मों को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। याद रखना, देख लीजिएगा मेरी पुरानी क्लास, पूरा ट्रिक बताया हूँ, कौन कौन से जीवाणु से या कौन कौन से रोग जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, या परजीवी से होते हैं, या कौन सा अनुवांशिक रोग है, सब बता चुका हूँ। तो देखिए, मैं इसका ट्रिक बताया था, जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक बताया था कि गोटी ने निम्मों को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। याद रखिएगा, छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा, यही बताया था। तो 6 से आ जाता है, याद रखिएगा, 6 से है क्षय रोग, जिसको आप टीबी बोलते हैं, और 10 से हो जाता है टाइफाइड, ये सब बताया था। ठीक है, 6 से हो जाएगा क्षय रोग। और क्षय रोग किससे हो रहा है? देखिए, जीवाणु से, तो आंसर आ जाएगा ए, इसका है जीवाणुओं से होगा, जीवाणु से होगा। ठीक है, पूरी क्लास आप देख लीजिएगा, मैं पूरा बता चुका हूँ इससे रिलेट करके। पूरा तो आप विकल्प में आप एमसीक्यू में नहीं रख सकते। इसका एमसीक्यू का मतलब होता है आपसे बन रहा है कि नहीं, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर से जाके उसी टॉपिक को एक बार फिर से जाकर पढ़िए, आपको उसके बाद फिर बनना शुरू हो जाएगा।
ग्लूकोज है, अभी बताया हूँ ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, अगला देखते हैं, गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए हर एक विटामिन का अपना अपना एक रासायनिक नाम है, ठीक है, हर एक विटामिन का अपना याद रखिएगा रासायनिक नाम है। तो जैसे मैं आपको बताया था विटामिन ए बी सी डी सब का आपको बता चुका हूँ ना, विटामिन ए का अपना एक रासायनिक नाम है, विटामिन बी का अपना होगा, विटामिन सी का अपना होगा। इन सब चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में याद रखें, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो वो प्लीज़ जाइए वीडियो देखिए, आपको उसी में बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आप ऐसे केवल और केवल इसको बनाने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू को, तो वो समझ में थोड़ा लेट से आएगा। तो चले देखते हैं। देखिए विटामिन ए का क्या होता है रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका क्या होता है, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का, सॉरी राइटिंग थोड़ा समझिएगा। विटामिन बी का होता है, विटामिन बी का होता है याद रखिएगा थायमिन, मतलब ये सही है। विटामिन ई याद रखिएगा, विटामिन, ठीक अभी रहने देते, इसी को रहने देते हैं। ए बी सी, डी का होता है याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल, ये भी सही है। ई का होता है टोकोफेरॉल, याद रखिएगा ई का होता है टोकोफेरॉल। और याद रखिएगा सी का याद रखिएगा, सी का होता है, इंपॉर्टेंट है, सी का होता है एस्कॉर्बिक, स्कॉर्बिक होता है याद रखिए सी का। स्कर्वी तो सी की कमी से होने वाला रोग है विटामिन सी के। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है याद रखना है, स्कॉर्बिक है, समझ रहे हैं। तो ये युग्म गलत है, विटामिन सी वाला है, इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक। कमेंट करके बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। चलिए अगला देखते हैं। प्रोटीन में मौजूद तत्व है, मैं आपको बता चुका हूं कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, एक सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे मिलकर बना है, मैं आपको बता चुका हूँ कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, इसी से मिलकर बना है। ग्लूकोज का आप एग्जांपल देखते हो ना, C6H12O6, यही है, देखिए इसी से बना ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। और अगर मैं बात करूँ प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलकर बना है, तो याद रखिएगा प्रोटीन मिलकर बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन से भी है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, मतलब आंसर ए होगा। तो प्रोटीन में ये सब तत्व मौजूद होते हैं। ठीक, अगला देखिए, ये बता चुका हूं मैं आपको पूरा अपने सिलेबस में, ठीक है, अपने उसमें क्लास में। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर में याद रखिएगा, अगर हम देखेंगे तो 22 प्रकार के प्रोटीन मिलेंगे, जिसमें से 12 जो है वो नेचुरल, मतलब मानव शरीर में नेचुरली पाया जाता है, और 10 याद रखेगा ये हमारे यहाँ डाइट से हमको मिलता है। 10 जैसे समझ रहा, मैं एक बात की बात बता रहा हूँ, जैसे नेचुरल चीज़ में हमको मिलता है डाइट से, जैसे गाजर हम लेते हैं तो बीटा कैरोटीन नामक एक प्रोटीन मिलता है। अभी बताया था दूध में क्या रहता है, केसिन प्रोटीन रहता है, ये सब डाइट से मिलता है। तो हाँ, आपके शरीर में, किसी मानव शरीर में 22 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें 12 नेचुरल है और 10 जो है डाइट के माध्यम से। ठीक, अगला देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिएगा, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, और 1 ग्राम प्रोटीन जो है ये लगभग 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, और 1 ग्राम जो लिपिड है, वसा है, याद रखिएगा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। समझ रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा, और केवल ऊर्जा देने वाला ये तीनों ही है, याद रखिए, उसके बाद कोई भी आपके शरीर को ऊर्जा नहीं देती। तो कौन सा पोषक तत्व तो सर्वाधिक ऊर्जा देता है, तो देखिए सर्वाधिक ऊर्जा 1 ग्राम में कौन दे रहा है, 9.3 किलो कैलोरी दे रहा है, मतलब वसा दे रहा है। लेकिन आपके शरीर को सर्वाधिक किसकी जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट, आपको बता चुका हूँ। ठीक, चलिए अगला, शरीर को विटामिन और खनिज की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए बता चुका हूं, उपाप, देखिए शरीर को ऊर्जा मिलती है, गलत, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती विटामिन से और खनिज से। ये शरीर की, बहुत याद रखेगा, जैविक क्रियाओं को संतुलित करती है विटामिन और खनिज। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, शरीर के अंगों को सुरक्षित करता है, गलत, ये शरीर के किसी भी अंग को सुरक्षित नहीं करता। शरीर से गर्मी को दूर करते हैं, तो वो तो गलत ही है। अब देखिए, उपापचयी क्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है। मैं आपको कल क्लास में, परसों की क्लास में बता चुका हूँ, उपापचयी क्रिया क्या है, आपकी जैविक क्रियाओं को संतुलित करना ही क्या कहलाता है, शरीर की जैविक क्रियाओं को संतुलित करना उपापचयी क्रिया। तो ये होगा आंसर बी। ठीक, अगला देखते हैं, शरीर में निम्न में से किस खनिज पदार्थ की कमी से बौनापन रोग होता है।
ठीक। तो बौनापन एक कुपोषण है। तो शरीर में किस खनिज पदार्थ की कमी से बौनापन होगा, तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से होगा। आयोडीन की कमी से, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, आयोडीन की कमी से बौनापन होता है। सोडियम की कमी हो जाए आपके शरीर में तो आप लो बीपी वाले हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम एकदम से ना लेना, नमक ना लेने से आप शरीर के एकदम मतलब बोल सकते हैं आप वीकनेस महसूस करेंगे। ठीक है, आपके शरीर में भाई बीपी जो बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर, वो एकदम लो हो जाएगा। कैल्शियम तो पता है आपके दांतों के लिए जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी, मांसपेशियों के संचालन के लिए भी जरूरी है। आयरन तो आपको पता है, आयरन किस में मिलेगा, एक प्रकार से आपके शरीर के हीमोग्लोबिन के निर्माण करने के लिए आयरन जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज पदार्थ में बौनापन किससे होता है, आयोडीन की कमी से होगा। ठीक, अगला देखिए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का वजन कितना बढ़ना चाहिए। तो याद रखिएगा अगर कोई महिला गर्भ में है तो 9 महीने तक उसका वेट जो है बोला जाता है 10 से 12 केजी तक बढ़ना चाहिए, एक एवरेज देखा जाए तो। अगर जुड़वा बच्चे हैं तो 15 से 20 केजी तक का बढ़ सकता है। ठीक, कई लोग का ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन मैं जो एवरेज बता रहा हूँ वो याद रखिएगा। तो आंसर है 10 से 12 किलो। ठीक, अगला देखिए, एनीमिया रोग क्या है। एनीमिया बार बार बता चुका हूँ, एनीमिया क्या है, एनीमिया क्या है। अब आप कमेंट करके बताइए, मैं हर वीडियो में, पुराने वीडियो में बताया हूँ एनीमिया क्या है। क्या खून का पतला होना या गाढ़ा होना, शरीर में खून की वृद्धि होना या कमी होना, कमेंट करके बताइए कि एनीमिया रोग क्या है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, जितना आप देख रहे हो पुराने क्वेश्चन पेपर को आप मिला के देख लीजिए, इसी से ही रिलेट करके क्वेश्चन आए हुए हैं। इतना आप पढ़ लिए, इतना आप पढ़ रहे हैं तो याद रखें एक बार वीडियो देख के ही आप एमसीक्यू बनाइए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।